और हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। और कह सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इवन लाइक पीपल हु वुड परस्यू एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब और लाइक दे विल प्रिपेयर फॉर इट, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कह सकते हैं अच्छा चैप्टर कर सकते हैं। जो पहला ही पहला ये सोर्स में यहाँ पे मिलता है आपको, जिसमें कि फ्रेडरिक सोरियू जिन जो कि फ्रेंच पेंटर थे, जिन्होंने ये बनाया। और उन्होंने जब ये बनाया तो एक ड्रीम लिया कि धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो हैं वो एक जो है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होती जा रही है। यहाँ पे कैसे जैसे देखिए जर्मनी है यहाँ पे, और उसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज जैसे इटली हो गई, या फिर फ्रांस चुका है, या फ्रांस को पता है कि ये हो चुका है। ऊपर से देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एक तरह से काइंड ऑफ हर तरीके से दिस थिंग इज गोइंग टू बी सक्सेस, और ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई थी। तो काफी इम्पोर्टेंट ये पिक्चर है, और इससे क्वेश्चन आ जाता है कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो नाम है फ्रेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच नेम है। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो फिर आप कमेंट में बताइएगा कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका। 1848 में इसे बनाया गया था। 1848 में फेडरिक लाइक हम लोग, बिकॉज ये सीरीज में हम लोग पूरा एक रीड करने वाले हैं, क्योंकि इसे तो हम लोग जब इसे रीड करने वाले हैं कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग ये भी देखें साथ साथ में हर एक चीज को थोड़ा कवर करते हुए चलें। इसीलिए मैं इसको पूरा रीड करूंगा, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी मैराथन सेशन और रादर देन स्प्रिंट, पर यहाँ पे हर एक चीज कवर हो जाएगी, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, लाइक स्टडी विद मी बाय बुक। Let me quickly. ओके। ठीक है। तो ये लाइक I'll read and let's start this thing. Okay, so in 1848, Frederick Soyer, a French artist, prepared a series of four prints visualizing history of the world made up of democratic and social republic. As he called them, okay, so this was the name of the painting, और ये बहुत ही important pieces बनाए थे उन्होंने। The first print, figure one, जो कि पहला print था ये, of series shows how people of Europe and America, men and women, important चीज है यहाँ पे, क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम पे women were participating equally but they weren't seen as equal as men earlier. So ये एक important चीज थी कि टाइम पे पाया जाता है कि उस टाइम पे जितने भी रिवोल्यूशन हो रहे थे, साथ में women were also like contributing from their own part, but they were not getting any rights, वो जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब हमने देखा कि उन्हें एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया था, okay, of all ages and class, social classes. So this was important thing. So that is related to nationalization, because we can say nationalistic feelings of the people as they were like used for this kind of task. Okay, next is marching in a long train and offering homage to the statue as they pass. So this is kind of अब में होता होगा, मार्च पास्ट होता है तो फिर एक कह सकते हैं कि जब वो बिल्कुल हमारे सामने स्कूल के फ्लैग के सामने आते हैं, मतलब परेड, या फिर आपके जो है नेशनल फ्लैग के सामने आते हैं, तो उसे
हल्का सा टिल्ट करके उसे एक एक मिनट। हाँ, उसे हल्का सा टिल्ट करके उसे एक मतलब सल्यूट काइंड ऑफ देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। तो ये करते हुए वो दिखते हैं वहां पर। और आगे चलते हैं हम लोग उससे आगे। तो एज यू वुड रिकॉल, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्यों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का भी मैं बता देता हूँ। एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। ओके। प्लीज करेक्ट टू नेम, ताकि मेरे को पता चल जाए कौन किसने ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको पास करते टाइम पे ये लोग समझ लेते हैं। तो उसके आगे चलते हैं हम लोग। As they pass it by, as you would recall, the artists of the time French Revolution personified liberty as female figure। एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक दो चीजें बताऊंगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या एक कह सकते हैं कि सिंबॉलिक, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट यूज क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इतना फेमस क्यों है, उसका फ्रांस से क्या लेना देना है। कि आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ड्यूरिंग 100 years ऑफ वॉर, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में थी, और वो ज्यादातर जो वॉर थी वो लेके थी अमेरिकन लैंड्स को। जब वो खत्म होती है फाइनली, जब फ्रांस हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है, तो काफी सारी टेरिटरीज पे इंग्लैंड लेता है। जैसा कि इसमें रिपेलियन होता है, अमेरिका बनने की बात आती है, और उसी से अमेरिका बना इवेंचुअली लेटर ऑन। तो वो कॉलोनी थी, उनकी एक रिबेल्यूशन था, या इसके बीच में जो एक कह सकते हैं कि एक रिबेलियन था या म्यूटिनी थी। वो चीज जब हुई तो उसको स्पार्क अप करने वाला, या फिर उसको कह सकते हैं कि अ, बढ़ाने वाला जो फैक्टर था वो था कि फ्रांस ने उसे बैकअप दे दिया था। फ्रांस ने कह दिया था कि भाई आपको जो भी, लाइक यू हैव टू विन दिस वॉर, एंड और आपको जो भी चाहिए वो डेफिनेटली विल बी गिवन बाय अस। तो जो फ्रांस के राजा थे, प्रॉब्ली लुई 15, उन्होंने काफी ज्यादा लोन लेकर ये जब सारा का सारा उनकी हेल्प करते गए। इवन इवेंचुअली जब वो आजाद हुए बाद में, तो जब वो अमेरिका की फ्रीडम होती है तो उन्हें गिफ्ट दिया जाता है एज अ सोवेनियर, वो देते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके दो पीसेस होते हैं। एक फ्रांस की साइड जाता है, एक अमेरिका की साइड लगा है। बहुत ही पॉपुलर चीज है। और उसे फीमेल फिगर की तरफ बताया गया है, क्योंकि क्योंकि लिबर्टी एक ऑलरेडी लाइक फेमिनिन काइंड ऑफ वर्ड। Liberty is, although there is no neuter gender, there is no like masculine feminine in English, but though like we can feel it. Liberty is generally like a feminine figure, and they considered it because of like some feministic ideas as well, because they just want women कि वो थोड़ा सा आगे आए और थोड़ा सा काम करें। आगे चलते हैं अब हम लोग। How you can recognize to torch the enlightenment। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, कह सकते हैं कि वो जो टॉर्च हाथ में लेके रहती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। शी बियर्स इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन अदर्स। तो एक दूसरे हाथ में, उनके हाथ में कागज सा होता है। जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ। लिबर्टी को अगर और जूम कर लें इसे, तो आप देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में इस वाले पार्ट पे ये एक हाथ में मशाल है, जिसे हम लोग मशाल बोलते हैं, जिसे आप लोग टॉर्च भी बोल सकते हो। और एक दूसरे हाथ में ये एक चार्टर दिखता है, एक तरह का फरमान है। जैसे हमारे यहाँ फरमान होते हैं, वैसे वहां चार्टर होते हैं। तो जो चार्टर दिखता है, जो कि है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड अदर्स। सो राइट्स ऑफ मैन एंड अदर्स, ये इनके हाथ में दूसरी चीज ये है। अब अदर क्यों, मैन क्यों है स्पेसिफाई, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो मेल होते थे। और अदर्स क्यों, क्योंकि जो बाकी जो बच गए जो कि मेल नहीं है, दैट मीन्स वुमेन एंड ओल्ड एज पीपल। बिकॉज हमें मतलब स्पेसिफिकली एक्टिव सिटीजन माना गया था वर्किंग क्लास को, एंड लाइक द चाइल्ड दे एज अदर्स।
बता दूं मुझे। ओके। On the earth in the foreground, the image lie that shattered remain of the symbols of absolutist institutions, absolutist। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। हाईलाइट करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके टर्म्स को हाईलाइट से याद रखें। तो कर लेंगे हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट वाली बात को। और ये है एब्सोल्यूटिस्ट लिटरली अ गवर्नमेंट और strain on the power exercised in the term refers to the form of monarchical like government that was centralized, militarized and repressive। So एक ये चीज होगी कि एब्सोल्यूटिस्ट वो हो गया, मतलब जिसमें एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब जो एक तरह से बिल्कुल ही, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निहायत ही, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बिल्कुल ही, वो चीज होगी एब्सोल्यूटिस्ट या एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट से मतलब एक वर्ड बनता है कि जब किसी के पास में पूरी तरह से पावर हो, सारी की सारी पावर्स उसी के अंदर कंप्राइज करती हों या सारी शक्तियां उसी में निहित हों, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। ये एक टर्म है जो कि जनरली मोनार्क के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में इतनी पावर सिर्फ राजा को ही मिलती थी। अब कह सकते हैं इसको हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट पावर में, आपकी थियोक्रेसी भी आ सकती है, जहाँ पे आपके जो है मतलब जस गुरु गवर्नमेंट को वहां से एब्सोल्यूटिस्ट मान डिपेंड करता है, कोई भी फॉर्म इससे एब्सोल्यूटिस्ट माना जा सकता है। आगे चलते हैं। इन सोरियूस यूटोपियन वर्जन vision, people of the world are grouped as distinct nation identified through their flags and national costume, leading the procession the way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states France। so कह सकते हैं कि इसमें कुछ बताया गया कि इसमें किस किस को लिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस हो गए और स्विट्जरलैंड हो गया है, इन चीजों को इसमें लिया गया है कि जो ऑलरेडी नेशन बनने की बात अब बनी थी नेशन स्टेट। जैसे कि जब रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले अमेरिका आजाद हो चुका था, तो वहां पर कुछ लोगों को आगे दिखाया उस पेंटिंग में, कुछ लोगों के पीछे दिखाया। कंट्री प्रोडिक्शन काफी हद तक सही रहा, क्योंकि आगे जाके वो कंट्रीज यूनिफाई होगी, जैसे जर्मनी होगी, इटली होगी, वो यूनिफाई होगी। पर वहां पे अपराइजिंग पहले से दिख रही थी। तो ये कह सकते हैं यूटोपिया एक अलग वर्ड आ गया यहाँ पर। यूटोपिया का मतलब होता है आपका, यूटोपिया का मतलब होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब कि इतना आइडियल स्टेट, जैसे बोलते हैं ना कि तो गाय ही है, ये तो राम ही है, ऐसा स्टेट की, जैसे भगवान राम जैसा एब्सोल्यूटिस्ट होना बहुत, यूटोपियन होना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये मतलब इस जन्म में तो ऐसे लोग नहीं मिलते, या फिर ऐसे लोग जो आइडियल ही हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को गुस्सा ही ना होता आता हो, बिल्कुल आता ही नहीं है, जैसे कुछ भी करो से गुस्सा ही नहीं आता है। तो मतलब ये हो गया कि भाई इसमें आता है, दुख भी नहीं होता है, खुशी भी नहीं होती, ये सारी चीज मतलब बिल्कुल सही जिसे मानेंगे आइडियल, पर इसे कभी मिलता है। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक वहम है। यूटोपियन को ये सोसाइटी को, यूटोपियन व्यूज को कई बार मिथ भी कहा जाता है कि ये असल लाइफ में नहीं मिलते हैं, असल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, पूरी कल्पनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, काश कि सारे, कोई भी चोरी ना करे, लोगों को घरों में ताले दरवाजे लगाने की जरूरत ना पड़े, काश कोई भी चीटिंग ना करे और टीचर्स की, इन्विजिलेटर्स की जरूरत ना पड़े एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं हो सकता लेकिन। ओके, नेक्स्ट है आपका। हम लोग इसे कैसे यहाँ से, हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर स्टार्ट करेंगे और सारे वीडियो सीरीज में आपको थोड़ा थोड़ा कवर होता हुआ ये कंप्लीट एक सॉल्यूशन मिला।
जो भी फिर भी आपके डाउट होते हैं, यू कैन पोस्ट कमेंट्स एंड आस्क, देन डेफिनेटली वील गेट बैक टू यू। विल आल्सो प्रोवाइड यू अ व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड विद इन लाइक फ्यू टाइम आपको उसका आंसर वहां पर मिल जाएगा, और एनी काइंड ऑफ हेल्प यू वांट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, सो नो कॉस्ट फॉर दिस। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाइबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैड जस्ट रीच्ड द स्टैचू। तो इसे एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा स्टेटमेंट इस पूरे सोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनसीईआरटी जैसी बुक में, जहाँ पे बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत सारा डेटा होता है, सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, जब कह सकते हैं इतना सारा डेटा होता है हर एक लैंग्वेज, चीजें वहां पे दो सिर्फ एक सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए, तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन बन सकता है। और यही बन तो आप कैसे नेशनलिज्म का क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक वाज द सिचुएशन ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप इन मिड 19th सेंचुरी और सो, तो तब आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेडरिक सोरियर की पेंटिंग जो कि काफी पॉपुलर है, उसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं। पीपल्स ऑफ जर्मनी बीटिंग द ब्लैक रेड एंड द गोल्ड फ्लैग। तो ट्राई कलर्स अपने आप से समझ में आते हैं। ट्राई कलर जैसे कि फ्रांस का ट्राई कलर, जिसमें आपका ब्लू, फ्रांस के ट्राई कलर में होता है ब्लू, रेड और व्हाइट। ओके, जर्मनी अभी से जर्मनी मतलब विच फ्लैग इज ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अभी अपने आप में क्वेश्चन बन गया। देयर नॉट क्वेश्चन, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लैग है, जर्मनी का फ्लैग है। अब फ्लैग्स के अपने अपने नाम भी होते हैं, जैसे कि यूनियन जैक, जैसे कि ट्राई कलर या तिरंगा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहां पर इतना डीप नहीं पूछते, खैर, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और जानने में क्या जाता है, एक सेकेंड। German people did not yet exist as the यूनाइटेड नेशन। तो मतलब जर्मन पीपल, जो जिस टाइम तक ये पेंटिंग बनी, जहाँ पे जर्मनी का फ्लैग भी बताया गया है, पर उस टाइम तक जर्मनी कंट्री बनी ही नहीं थी, क्योंकि ये है 1848 की बात है। और आप जब पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, ये तो रिवीजन है, तो आपने देखा होगा कि 1871 में कुछ जाके जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, तब जाके वो राजा अपनी किया जाता है। 81 कह सकते हैं कि बात हो, मतलब 1867 65 ऐसे चलता है वहां से लेके। तो रिवी स्टार्ट भी होता है तो 60 के अंदर स्टार्ट होता है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 20 साल पहले इतना अच्छा प्रेडिक्शन कर दिया था इसी पेंटिंग ने। आगे चलते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद में सो ये बनता है यूनिफाइंग लाइक द numerous general speaking principalities into a nation state under the democratic constitution। uh, तो कह सकते हैं कि द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन, जो एक कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है जो कि बताता है आपको कि ये जो जर्मनी जब आजाद हुआ, और उसके बाद में, उससे पहले कुछ स्टेट्स थे, नेशन स्टेट, जो मिला के एक कंट्री बनाना चाह रहे थे, और उनकी जो प्रिंसिपैलिटीज को ये दिखाता है ये फ्लैग। जर्मन freedom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia, from the heavens above, trying in gaze upon the scene. They have been used by artists to symbolize fraternity among the nations of the world। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब कि आपका हर एक चीज, और हर एक देवता, या फिर कह सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री का नाम लिख दिया इन्होंने कि सारी की सारी कंट्रीज लाइन में है, एक ट्रेन बना के आ रही हैं, और धीरे 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 ये पूरी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाएगी। ऊपर से क्राइस्ट सेंट सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। बहुत कह सकते हैं कि बहुत लाइक है चीज होना, कि ये हो के रहेगा, ऐसा एक क्लेम कर रहे हैं इसको बताते हुए।
अब बात करते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन किस तरह से कि अब आगे में और भी improve हो जाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा और विजुअल एड की इसको समझाएं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। So this chapter will deal with many of the issues visualized by the Soryu. And during 19th century, nationalism emerged as the force which brought about sweeping changes in the political and the mental world of the Europe. The end of the result of these changes was the emergence of the nation state in the place of the national dynastic empires of the world, the concept of the practices of modern state in which centralized power exercised sovereign control over clarity defined territory had been developing over the long time in Europe, but it was one in which the majority of its citizens and not only the rulers developed the comedy and shared the history ऑफ देयर डिसेंट। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें बोली। अब तक बहुत ज्यादा बोल चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने जो विजुअलाइज किया फेडरिक सोरियो ने, जो कि विजुअलाइज किया, तो इन्होंने किया जो कि सारे के सारे पॉलिटिकल चीजों को स्वीप करते हुए जा रहा है। मतलब जो पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम की थी उसको सबको एक तरह से दरकिनार कर देता है। और कहता है कि जो एक कह सकते हैं मतलब जो जितने भी चीजें हैं, मतलब मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, मतलब जो भी एक सोच है यूरोप की, उसको जगा देता है। और मतलब वो कहता है कि सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी जगह हैं, वो नेशन स्टेट्स, वो एक कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में डेवलप हो जाएंगे। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर तो कि बदलने वाला है। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट मतलब जो नए जमाने के राज्य आने वाले हैं, ये राजा जाएगा। कह सकते हैं कि जो किंग्स लो है वो हट धीरे धीरे हटने स्टार्ट हो जाएंगे, विच सेंट्रलाइज पावर सेक्स एक्सरसाइज। तो ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज पावर जो कि एक्सरसाइज कर रही है अभी, सोवरेनिटी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज करके उसे मतलब कि टेरिटरी को डिफाइन करके एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाने की यहाँ पे बात की गई थी कि जैसे जहाँ पर छोटे छोटे नेशन स्टेट है उनको डेवलप करके एक कंट्री बनेगी, उन पे कोई राज करेगा। और मतलब इस कंट्री में उस कंट्री में धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर में बताते हैं कि धीरे धीरे चीजें ओवर द टाइम चेंज होती हैं। और एक साथ कुछ नहीं होता कभी भी, तो इसमें ओवर द टाइम चीज चेंज होती है, नेशन स्टेट्स बनते हैं। वहां से जो है लोग रिपेलियन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में उनका रिजल्ट्स जो बन के आते हैं। हर एक अपनी जो सकते हैं कि हिस्ट्री पूरी की पूरी बदल जाती है फिर वहां से, उसी पॉइंट से सेंस copy and share the history or descent. The commonness did not exist from the time immemorial. It was forged in this true struggle. तो इसमें कह सकते हैं कि जो कॉमननेस है वो नहीं आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा दिखती है बहुत लंबे टाइम तक आपको कि भाई एक ही चीज चलती जा रही है, वो नहीं होगी, स्ट्रगल होगा बहुत ज्यादा। और कह सकते हैं द एक्शन ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, जो कि मतलब लीडर्स होंगे कुछ जो आगे आएंगे, वो लोगों को रास्ता दिखाएंगे, लोग उनके पीछे चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, और फिर आगे जाके चीजें चेंज होंगी। और मतलब पूरी दुनिया में एक तरह से मतलब 19th सेंचुरी तक आते आते क्या सॉरी 20th सेंचुरी तक आते आते पूरी तरह से चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब अगर करें अर्ली, हम लोग बात करते हैं कि लेट मिड कह सकते हो आपकी 18th सेंचुरी का, तब तक कुछ खास नहीं बदला था दुनिया में। ज्यादातर जगह वहां मोनार्की चलती थी। एक आधी जगह अमेरिका जैसी जगह हो गई या कुछ और हो गया, वहां पर थोड़ा बहुत रिवोल्यूशन था और कंट्रीज बन रही थी, पर बाकी जगह बिल्कुल आराम से मोनार्की चल रही थी खुले तौर पे। कुछ कोई किसी का डर नहीं था, कंजर्वेटिव पीपल जो है कंट्रोल करते थे। पर आगे जाके चीजें चेंज होती है। अगले 100 साल में 1850s तक आते आते पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाता है यूरोप। उसके अगले मतलब कह सकते हैं 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन जाती है। इंडिया, फिर उसके बाद रशिया और कुछ कंट्री आता है। रशिया भी देखिए डिस्कस।
सो ये चैप्टर आपको बहुत तरीके से समझाने करेगा कि पूरे रिवॉल्यूशन था वो कैसे आया, हर एक कंट्री बाय कंट्री या टाइम बाय टाइम वो कैसे आया। अब एक छोटा सा ये एक सोर्स है जिससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई में भी आ जाता है, स्टेट बोर्ड्स में भी आ जाता है। अर्नेस्ट रेनन। सो व्हाट इज अ नेशन, एक कह सकते हैं कि एक लेक्चर डिलीवर किया था, ठीक है। मतलब अर्नेस्ट रेनन ने जब ये सवाल पूछा, सो इन अ लेक्चर डिलीवर्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सोबोन। सोबोन बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए फ्रांस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, फ्रांस में। और पूरा फ्रांस और ऑलमोस्ट पूरा कनाडा वहीं पढ़ने जाता था अपनी हायर स्टडीज के लिए पहले। हाँ, उस जमाने की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन कह सकते हैं कि लाइक बिटवीन 1823 टू 92 जिनका टाइम पीरियड है, आउटलाइन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट्स मेकिंग व्हाट मेक्स अ नेशन। लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस ऐसे, जो लेक्चर से बन गया। तो ऐसा होता है हिस्ट्री में कि कोई टीचर कोई लेक्चर देंगे और वो अपने आप में इतना पॉपुलर लेक्चर हो जाएगा, उसकी जो आउटकम से अपने आप में एक तरह से मतलब एक थ्योरी बन जाएगा, एक लेक्चर को अपने आप में नोट्स की तरह पढ़ा जाएगा या उसको एक बुक की तरह पढ़ा जाएगा। तो वो लेक्चर इतना पॉपुलर हुआ कि आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड। पब्लिश हुआ वो लेक्चर, मतलब कि जैसे पेपर पब्लिश होता है, रिसर्च पब्लिश होती है, वैसे एज अ फेमस ऐसे एंटाइटल विद सॉरी व्हाट्स अ नेशन। ये फ्रेंच किसी को आती है तो पढ़ लेना। In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by common language, race, religion or territory. तो इसमें जो है मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उस डिस्कशन की नोशन है कि nation है कैसे बनता है। कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन रेस होना चाहिए। रेस आप जानते हैं, मतलब रेस मतलब कि जिस तरह से आपका पेरेंट्स आता है। रिलीजन आप जानते हैं, टेरिटरी मतलब जिस जहाँ पर आप रहते हैं, इस तरह से डिफाइन किया जाए। इस पे उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज किया, उसे क्रिटिकल एनालिसिस किया एक तरह से उसका। और उसमें इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट चीज, अ नेशन इज अ culmination of the long past of endeavor, sacrifice, and devotion. A heroic past great men glory that is social capital upon which one bases a national idea to have common glories in the past, to have common will in the present, or to have performed great deeds together, to wish or to perform still more. These are essential conditions being a people. Nation is therefore a large-scale solidarity. Sorry, society. Existence is a daily plebiscite. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, टर्म भी अपने आप में प्लेबिसिट। क्या होता है प्लेबिसिट? और ये बोल रहे हैं कि डेली प्लेबिसिट की तरह काम करना चाहिए कंट्री जब बनती है। तो क्या है इसका मतलब है? सिंपल सी बात में बोले तो वोटिंग, मतलब वोट करके लोगों से। सॉरी, आज भी नहीं हो रहा पब्लिश ये। अच्छा ओके, यहीं तक लिखा जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब है कि प्लेबिसिट का मतलब होता है कि वोट करके पूछना लोगों से। वोटिंग एक तरह से, वोटिंग किस बारे में? वोटिंग इस बारे में कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं आप। मतलब इस कंट्री में रहना चाहते हैं, वुड यू बी पार्ट इंडिया, और पार्ट नेपाल, यहाँ पे भी वोटिंग स्टेट्स लगते हैं। तो इससे जो लोगों को का हमें पता चला, ऐसा उन्होंने कहा। A province, is its inhabitants. Is anyone has the right to be consulted? Is it the inhabitant? A nation never has a real interest in annexing or holding on the country against its will. The existence of the nation is good thing and is necessary. Even their existence is guarantee of liberty.
मतलब आप जब किसी को देश में जगह दें तो उसे जबरदस्ती किसी देश का पार्ट ना बनाएं। आप उसे गारंटी दें, एक लिबर्टी दें, ताकि वो चूज कर पाए whether he or she would be part of, would like to be part of this country or not, which would be lost if the world had one law, only master। ऐसा तब अ, मतलब ऐसा तब नहीं होगा, कह सकते हैं कि जब अगर एक ही आदमी करेगा ना। मोनार्की कहने का मतलब यहाँ पे मोनार्की को थोड़ा उन्होंने कहा कि मोनार्की जब तक रहेगी, एक आइडियोलॉजी रहेगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे चल चल के आइडियोलॉजीज जो है वो फॉलो होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है कि जब आगे जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वहां पे बात की गई कि आप कह सकते हैं रिनाउंस कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप, या फिर आप कहीं सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक तरह का ये वही पार्ट है कि वो थॉट्स आगे जाके फुलफिल होते हैं। तो इस पहले वीडियो में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, और उसके आगे वाली सीरीज में हम लोग पूरा ये चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड द अदर चैप्टर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ देयर एनी